अच्छा, तो रिसर्च और स्टडी डिज़ाइन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट हम इम्पॉर्टेंट स्टडी करते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लाइंडिंग। अब ब्लाइंडिंग क्या होता है कि जब भी हम अपनी रिसर्च के लिए कोई पार्टिसिपेंट्स चूज़ कर रहे होते हैं या हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में एलोकेट कर रहे होते हैं, उनको डिफरेंट ड्रग्स दे रहे होते हैं टू सी द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ऑन देम, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा बाइस की हमारे पास एक रिस्क होता है कि बाइस क्रिएट हो जाएगी, या जो रिज़ल्ट्स जो इन्वेस्टिगेट होने हैं उनमें यू कैन से मतलब बेस्ड ऑन द एग्जामिनर, बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट, कोई ऐसे चेंजेस आ जाएंगे जो ह्यूमन एलिमेंट जिसमें होगा, एरर में ह्यूमन एलिमेंट होगा। लाइक अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पेशेंट चूज़ किया है एंड ही इज़ ओबीज, ठीक है, तो हम अपने माइंड में वैसे ही अज्यूम कर लेंगे कि ही इज़ ओबीज, तो इट इज़ पॉसिबल कि इस ड्रग का इस पर ये इफेक्ट आए, मतलब हमारी एक बायस क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि वो ओबीज पेशेंट केस वाले ग्रुप में है या कंट्रोल वाले ग्रुप में है, तो हम लाइक हम जज नहीं कर सकते ना कि रिस्पॉन्सेज क्या आने वाले हैं। तो इसी के लिए हम ब्लाइंडिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि बायस मे अराइज फ्रॉम एरर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ द आउटकम ड्यू टू ह्यूमन एलिमेंट, ठीक है, उस वजह से बायस हो जाती है। एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ बायस, अ टेक्निक इज अप्लाइड नॉन एज ब्लाइंडिंग एंड विच विल इंश्योर दैट द आउटकम इज असेस्ड ऑब्जेक्टिवली एंड नॉट सब्जेक्टिवली, ठीक है। तो बायस आती है ड्यू टू एरर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ द आउटकम ड्यू टू ह्यूमन एलिमेंट। और ये तीन तरह की हम ब्लाइंडिंग देखते हैं इन डिफरेंट स्टडीज़। एक होती है सिंगल ब्लाइंड स्टडीज या सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ब्लाइंड ट्रायल एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल। सबसे जो अच्छा एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है टू रिड्यूस बायस, दैट इज़ ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल, लेकिन ये इतना फिजिबल नहीं होता, तो इसलिए हम डबल ब्लाइंड ट्रायल ज़्यादा फॉलो करते हैं। सिंगल ब्लाइंड ट्रायल ये कहता है कि दिस ट्रायल इज सो प्लान दैट द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू द स्टडी ग्रुप और द कंट्रोल ग्रुप, तो उसको पता ही नहीं होगा कि उसको जो ड्रग मिल रही है वो प्लेसिबो ड्रग है या वो एक्चुअल एक्टिव एलिमेंट वाली ड्रग है। तो इसमें जस्ट हम पार्टिसिपेंट को ब्लाइंड रखते हैं। इन्वेस्टिगेटर को भी पता होता है कि कौन से ग्रुप में कौन से पेशेंट्स हैं, उनको कौन सी दवाई दी जा रही है, और जो एनालाइज कर रहा है, जो पर्सन एनालाइज कर रहा है रिजल्ट, उसको भी पता होता है कि कौन से ग्रुप में कौन सा इंडिविजुअल है और उसको क्या ड्रग दी जा रही है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ब्लाइंड ट्रायल। देन है द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ब्लाइंड ट्रायल। इसमें दिस ट्रायल इज सो प्लान दैट नाइदर द डॉक्टर नो द पार्टिसिपेंट इज अवेयर ऑफ द ग्रुप एलोकेशन एंड द ट्रीटमेंट रिसीव्ड। इसमें ना तो डॉक्टर को पता होता है, मतलब ना तो इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि वो कौन से ग्रुप में कौन सा पर्सन है, और ना ही पार्टिसिपेंट को पता होता है कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, क्या वो केस है या वो कंट्रोल है, ठीक है। देन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल। दिस इज वन स्टेप फर्दर, द पार्टिसिपेंट, द इन्वेस्टिगेटर एंड द पर्सन हु एनालाइजेज द डेटा और हु एनालाइजेज द रिजल्ट्स आर ऑल blind. Ideally, triple blind should be followed, but the double blinding is most frequently used method. When an outcome such as death is being measured, तब blinding इतनी essential नहीं होती, क्योंकि तब तो मतलब दैट इज़ क्वाइट ऑब्जेक्टिव कि डेथ हो चुकी है ना, उसमें फिर कोई बायस की मतलब सूरत हाल रहती नहीं है। तो सिंगल ब्लाइंड ट्रायल में पार्टिसिपेंट अनअवेयर होता है, डबल ब्लाइंड ट्रायल में डॉक्टर और पार्टिसिपेंट दोनों अनअवेयर होते हैं, और ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल में इन्वेस्टिगेटर, पार्टिसिपेंट और द पर्सन हु एनालाइजेज द रिजल्ट, ये तीनों ब्लाइंड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्लाइंडिंग का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्टली हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में या जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं उसमें ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रैंडमाइजेशन का, जो हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में देख कर भी आए हैं। तो रैंडमाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द सब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड टू वन ऑफ द टू और मोर थेरेपी ग्रुप्स बाय चांस एंड दस मिनिमाइज सिलेक्शन बायस, ठीक है। वहाँ पे तो हमने रिजल्ट्स को असेस करने में बायस खत्म की थी ना, यहाँ पर हम जो पार्टिसिपेंट स्टडी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी सिलेक्शन में बायस खत्म करने के लिए हमने रैंडमाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि हम रैंडमली लोगों को चूज़ करेंगे, ठीक है। और तो फिर सिस्टमैटिक रैंडम होती है या नॉन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हम करते हैं, कि मतलब हम रैंडमली जिसमें वो पर्चियाँ डाल के वो एक पर्ची निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा हम पूरी क्लास को एक ही मतलब सीक्वेंस में बिठा देंगे और हम एवरी फोर्थ पर्सन को उसमें से चूज़ करते हैं कि फोर्थ को जो 8th नंबर बैठा उसको उठा लें। तो इसलिए से हम उसको रैंडमली सेलेक्ट करें ताकि मतलब हम अपनी पसंद के लोग चूज़ ना करें, ताकि रिजल्ट्स में और सिलेक्शन में बायस क्रिएट ना हो। इसलिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं। इट्स अ प्रोसेस बाय विच सब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड टू वन ऑफ द टू और मोर थेरेपी ग्रुप्स बाय चांस एंड टू मिनिमाइज द सिलेक्शन बायस। और यही है कि इट्स अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बाय विच द पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड इनटू ग्रुप्स यूजुअली कॉल्ड स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप्स, एंड इट्स एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट बायस एंड अलाउ फॉर कंपैरेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें ना हमें अपनी स्टडी में कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कंपेरेबल हैं और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट हैं, क्योंकि हमने रैंडमली लोगों को चूज़ किया, हमने अपनी पसंद की किसी को चूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रैंडमाइजेशन का। तो एक तो रैंडमाइजेशन और ये ब्लाइंडिंग मतलब स्टडी को ना मोर कॉन्फिडेंट या सॉलिड बना देती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए।